डिफेंस के एरिया में 19 करोड़ की डकैती होती है और डकैती करने वाला जो ग्रुप है वो जासे खान का गैंग है। एक ये जाजे खान गैंग जो है जिसने ये 19 करोड़ की वारदात की है, इसके साथ एक और भी गैंग है, वो कोई कर्नल वकार के नाम से मशहूर है। 19 करोड़ बनती हैं, इसको अगर ब्रेक डाउन करें क्या क्या सामान लूटा है? 6-6.5 करोड़ रुपए की घड़ियाँ थी, कोई 200 तोले जेवरात थे। जाजे खान पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, लेकिन क्या उसके पुलिस मुकाबले के बाद जो उसका ये गैंग था वो ख़त्म हो गया, डिसमेंटल हो गया? अब वो जाजे खान मर गया, उसके साथी भाग गए। अब वो जो मुद्दई था वो तो सिर पकड़ के बैठ गया। इस गैंग में लोग कितने थे? बड़ा ही खतरनाक साथी बिलाल साबित नाम को, हमारे मुल्क की ना एक बहुत ही अहम शख्सियत है, बड़े अहम ओहदे पर फाइज है। इस्लामाबाद में ये एक वारदात करता है कर्नल वकार। 10 करोड़ रुपया एक कह लें कि मनी एक्सचेंज से लूटता है ये। वो 10 करोड़ जो था, वो जो हमारे मुल्क की अहम शख्सियत है ना, वो बताया गया कि उनके पैसे थे। ये कर्नल वकार हो या जाजे खान जैसे डकैत, इनके लिए सीसीडी की क्या पॉलिसी है? मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ इस बात पे को वकार जो था उसके मामला किस लेवल पर, किस सतह पर निगोशिएट हो रहे थे कि ये सारे पैसे देने के बाद वो एक जुराइम पेशा शख्स, क्रिमिनल शख्स, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक फिर उसको रिलीज कर दिया गया। माजी की अगर बात करें, आपको याद पड़ता हो कोई इस तरह का करेक्टर डकैत काफ़ी जो मशहूर हो, जिसने बड़ी बड़ी डकैतियाँ की हो? शहनशाह डकैत गैंग था। अब इनका तरीका वारदात क्या होता था? दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 14 मार्च को होने वाली डिफेंस में 19 करोड़ की डकैती। जाजे खान ग्रुप हो या कर्नल वकार का ग्रुप, ये किस तरह से लाहौर में, इस्लामाबाद में और पंजाब के दीगर शहरों में डकैतियां करते थे। जाजे खान का मुबैना पुलिस मुकाबला किस तरह से हुआ और जाजे खान की हलाकत के बाद क्या 19 करोड़ की जो डकैती की गई थी उसकी रिकवरी हुई? जाजे खान के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद उसका ये जो ग्रुप था क्या आज भी एक्टिव है? ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में सीनियर सहाफ़ी आमिर मिर्ज़ा साहब से। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, 14 मार्च को हमारे सामने एक न्यूज़ आती है कि डिफेंस के एरिया में 19 करोड़ की डकैती होती है और डकैती करने वाला जो ग्रुप है वो जासे खान का गैंग है। जासे खान पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, लेकिन क्या उसके पुलिस मुकाबले के बाद जो उसका ये गैंग था वो ख़त्म हो गया, डिसमेंटल हो गया? और पूरी डकैती की कहानी बताएं, किस तरह से डकैती की थी? अली, एक तो पहले आपको बताऊं कि जब ये वारदात होती है ना, ये डिफेंस फेज़ 3X ब्लॉक में वारदात होती है। आमिर सईद नामी एक साहब हैं, उनके घर ये वारदात होती है। रोज़े थे उन दिनों में, तो रोज़ों में वो फैमिली जो थी सहरी के लिए कहीं बाहर गई हुई थी। सहरी करके वो जब वापस आते हैं, उनके घर का पोर्च का गेट खुलता है, वो अपनी गाड़ी अंदर करते हैं, तो इसी दौरान पीछे से एक गाड़ी आती है जो उनके घर के बाहर रुकती है। उसमें से 4 डाकू उतरते हैं और उतर के उनके पोर्च में दाखिल होके, तो उनका एक कोई गार्ड था, सबसे पहले उसको गन पॉइंट पे लेते हैं। फिर जो ख़वातीन होती हैं, एक उनको गन पॉइंट पर ले लेता है और एक जो है वो आमिर सईद को गन पॉइंट पर ले लेता है। अच्छा, कुछ न्यूज़ में देख रहा था, कुछ आर्टिकल से, उसमें लिखा होता है कि गाड़ी जो है वो चीरते हुए गेट को घुसती है। नहीं, इनकी डाकुओं की जो गाड़ी थी ना, वो अंदर नहीं गई, उनकी गाड़ी बाहर ही थी, क्योंकि वो पोर्च में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि एक गाड़ी अगर जा रही है तो पीछे से दूसरी भी जा सके गाड़ी। तो जब ये अंदर जाते हैं, उनको हैंड्स अप करते हैं, तो उनका जो एक साथी था ना, वो गाड़ी इनके घर से कुछ फुट आगे अगले वाले घर की दीवार के साथ बाहर खड़ी कर देता है। गाड़ी में कोई नहीं होता, खाली होती है गाड़ी स्टार्ट होती है, लाइटें उसकी ऑन होती हैं। डाकुओं की गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। वो उसको बाहर ही खड़ा करके तो अंदर वारदात में मसरूफ़ हो जाते हैं। अच्छा, अंदर जाके जब वो लूटमार शुरू करते हैं, इसको कोई 20-25 मिनट तक गाड़ी बाहर खड़ी रहती है। अच्छा, इस वारदात के साथ और बाकी जो मतलब डिफेंस के जो रिहायशी लोग हैं, बहुत सी वारदातें डिफेंस के इलाके में हुई हैं। अच्छा, उनको सिक्योरिटी खदशात बहुत हैं, उनको सिक्योरिटी के हवाले से डीएचए से बहुत सी शिकायत है। वो कहते हैं कि वैसे तो डीएचए वाले जो हैं वहाँ पर हम लोगों पर इतनी सख्ती करते हैं, बाहर गाड़ी धो लें तो उसका जुर्माना आ जाता है, कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटेनेंस करें कि मतलब कोई खिलाफ वर्जी करें तो वो माफ़ी नहीं देते डीएचए वाले।
लेकिन सिक्योरिटी के पैसे भी लेते हैं हमसे, और सिक्योरिटी नाम की वहाँ पर चीज़ ही कोई नहीं है। 20-25 मिनट तक उनके घर के बाहर ये गाड़ी स्टार्ट खड़ी रही है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं आके उनको। और जो इनका सिक्योरिटी गार्ड था उसे उसको तो गन पॉइंट पे लिया, तो उन्होंने उसको तो यरगमाल बनाया हुआ था। अब घर में लूट मार करके ये निकले हैं, वहाँ से निकल के इन्होंने वारदात की है, वहाँ से निकल गए हैं। अच्छा, इसके बाद एक और वारदात भी की है इन्होंने वहीं पर डिफेंस में, वो भी करके आराम से निकल गए हैं वहाँ से। अच्छा, इस वारदात के अंदर ये जो 19 करोड़ बनती हैं, इसको अगर ब्रेक डाउन करें, क्या क्या सामान लूटा है? अली, इसमें ना जो मैंने एफआईआर में डिटेल पढ़ी है ना, उस एफआईआर में सबसे एक्सपेंस जो था ना वो घड़ियाँ थी। उसमें कोई 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए की कोई मेरा ख्याल एक घड़ी उसमें मालियत उसकी लिखी हुई है। कोई मेरा ख्याल से कुछ 6-6.5 करोड़ रुपए की घड़ियाँ थी, कोई 200 तोले जेवरात थे, और कैश था, और चीज़ें थी, कोई गैर मुल्की करेंसी भी थोड़ी बहुत थी। तो ये टोटल कोई 19 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट बनती है जो उसमें तखमीना उसमें एफआईआर में इन्होंने लगाया है। और आपको लगता है कि असल में इतना वहाँ पर वारदात में सामान लूटा गया, या एफआईआर में जो एक रवायत है कि ज़्यादा लिखवा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, हुआ है? लूटा गया। वो मैं आमिर सईद से मेरी मुलाकात भी हुई है, मैं उससे मिला भी हूँ, मैंने इंटरव्यू भी उनका किया हुआ है, लेकिन वो ऐसे मतलब कि पर्सनालिटी नहीं कि जो को अगर नुकसान ज़्यादा लिखवाएंगे तो वो कल को डाकू अगर पकड़े जाते हैं तो वो तो चीज़ें सारी खुल के सामने आ जाती हैं। लेकिन वो उनका नुकसान, वाकई में इतना नुकसान हुआ है, उनका गया है नुकसान। उसके बाद डाकू जाते हैं, डाकू दूसरे निकल घर जाते में। हैं किसी दूसरे घर में, वहाँ भी वारदात करते हैं, वहाँ भी वारदात करके वो चले जाते हैं। और ये देखो कि वारदात करके वो उस गाड़ी पर, उस इस्लामाबाद की नंबर प्लेट की गालबन वो गाड़ी थी, सफ़ेद रंग की गाड़ी सफ़ेद रंग की, और वो बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद से ट्रैवल करते हैं और बड़ी आसानी से इस्लामाबाद पहुंच भी जाते हैं। तो अच्छा, जब ये पहली वारदात होती है आमिर सईद की तरफ और दूसरी वारदात की तरफ वो जा रहे होते हैं, तो आमिर सईद ने 15 पर कॉल नहीं की, जो पुलिस वाले हैं वो वहाँ पर आए नहीं? बिल्कुल 15 पे कॉल की, पुलिस भी आई वहाँ पर, लेकिन अब उस टाइम एक तो वो गाड़ी का उनका जो नंबर था वो उनके जहन में कोई नहीं, वो लोकेट नहीं किया, या उन्होंने उसका नंबर, क्योंकि बाहर तो उनको ये नहीं पता कि किस गाड़ी पर आए हैं, उस गाड़ी का नंबर क्या है, उस गाड़ी का कलर क्या है। ये चीज़ें बाद में ट्रेस हुई हैं जब पुलिस आ गई है। उन्होंने जो कैमरेज थे, सीसीटीवी कैमरा या सेफ सिटी के जो कैमरास थे, उनसे जब चेक किया तो फिर गाड़ी का नंबर और गाड़ी लोकेट हुई है कि इस गाड़ी पर आए थे। अच्छा, आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं अली, इसमें ना अब क्या, हम लाहौर पुलिस कह लें, पंजाब पुलिस कह लें, या इस्लामाबाद पुलिस कह लें, इनकी नाअहली है, इन लोगों की बुज़दिली है, या क्या ऐसी मजबूरी है कि यार एक ये गैंग, अच्छा एक ये गैंग नहीं, एक ये जाज़े खान गैंग जो है जिसने ये 19 करोड़ की वारदात की है, इसके साथ एक और भी गैंग है, वो कोई कर्नल वकार के नाम से मशहूर है, उसको वकार नामी बंदा है, उसको निकनेम या उसका नाम डाला हुआ कर्नल, उस नाम से एक और डकैत गैंग है। ये दो गैंग जो हैं ये आपके इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में भी और पंजाब खसूसन लाहौर समेत दीगर शहरों में जो थे ये ऑपरेट कर रहे थे 2020 से, और फुली एक्टिव थे। और फुली एक्टिव थे 5-6 साल यार ये लोग एक्टिव थे, और इन लोगों की पुलिस को निशानदेही भी थी, पुलिस को शनाख्त भी थी कि ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखें सीसीडी कितनी एक्टिव रही है, ठीक है, सीसीडी के पास इख्तियारात भी हैं और वसाइल भी बेपनाह हैं, और इस सब के बावजूद इस गैंग का जो है वो कला कमा नहीं हो सका। हमने माजी में देखा कि इस्लामाबाद से फैजान बॉक्सर जो है उसको भी पकड़ लिया था सीसीडी ने, तो इस गैंग को नहीं पकड़ा। देखें, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि क्या वजह है, ये बहुत से सवालात उठते हैं, लोग पूछते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं कि यार ये देखें इतनी एक्टिव पुलिस है, सीसीडी ने इतने पुलिस एनकाउंटर किए हैं और इतने इतने ख़तरनाक मफरूर जो छुपे बैठे थे लेकिन उनको ढूंढ निकाल रही है, जदीद टेक्नोलॉजी है उनके पास, तो बंदा कोई छुप ही नहीं सकता। एक तो आपको जियो फेंसिंग सबसे बड़ा हथियार है कि अगर कहीं कोई वारदात हो जाती है तो वो जियो फेंसिंग कराएं, उसको जितना शॉर्ट लिस्ट करते जाएंगे आप मुलजिमों के करीब तरीन होते जाएंगे, ठीक है। अब ये लोग 5 से 6 साल से एक्टिव थे। इस गैंग में लोग कितने थे? जाज़े खान की अगर बात करें, जाज़े खान की आप बात करें तो जाज़े खान के कोई 8 से 10 जो लोग थे ना इस गैंग में थे। इनका एक बड़ा ही ख़तरनाक साथी बिलाल साबित नाम का, वो भी पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका हुआ है पहले। उसके बाद फिर ये जाज़े खान जो था ये ऑपरेट कर रहा था। अच्छा, जाज़े खान की एक बड़ी क्वालिटी थी, उसको गाड़ी खुद चलाने का शौक़ था,
वो गाड़ी खुद ड्राइव करता था। और उसके मुतल्लिक जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो ये है कि वो यहाँ से अगर ट्रैवल उसने किया है ना, तो रास्ते में जैसे कोई ब्रेक ली है आधे घंटे की, कहीं रुक गए हैं, उसके मुसलसल गाड़ी चलाता था और अफगानिस्तान बॉर्डर तक गाड़ी लेकर चला जाता था। अच्छा, और ये जो 19 करोड़ की डकैती थी, इसमें भी गाड़ी खुद चला इसमें था? भी गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा था वो, ठीक है। और जब उसका इनकाउंटर हुआ है, वो तब भी गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा था और ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वो। अब ये 19 करोड़ की 14 मार्च को डकैती करने के बाद ज़ाज़े खान इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद से किधर जाता है? इस्लामाबाद से फिर वापस आ जाता है 2 दिन बाद यार लाहौर में, और वही उसी गाड़ी का नंबर होता है, वही गाड़ी का नंबर है। अच्छा, इस गैंग में एक और चीज़ थी, ये जो अपना मोबाइल जैमर, नेट जैमर थे, ये भी अपने साथ रखा करते थे, ये भी बताया गया है। और वो कह रहे हैं कि वो कोई 300 मीटर की दूरी जो होती था ना सराउंडिंग में, वो कोई भी मोबाइल शोबाइल और जैमर, वो नेट जो है वो काम नहीं करता था, ये लोग ट्रेस ताकि नहीं हो 15 सकते को थे। कॉल ही ना कोई कर 15 सके। को कॉल ना कोई कर सके, इनकी लोकेशन ना कोई ट्रेस हो सके। तो ये भी इनकी एक खसूसियत थी, या कह लें कि जदीद टेक्नोलॉजी में ये पुलिस है कोई एक हाथ आगे थे वारदातें करने में। अच्छा, सेफ सिटीज़ के कैमरास आप देखें लाहौर के अंदर या पूरे पंजाब में एक्टिव हैं, तो गाड़ी का नंबर उसमें आया होगा, पकड़ी क्यों नहीं गई गाड़ी? अली, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि मुझे बहुत सारे सवालात उठते हैं इन्हीं बातों पर, इन्हीं चीज़ों पर, कि ये लोग 2020 से एक्टिव हैं यहाँ पर। लाहौर में वारदातें इन्होंने की, एक वारदात इन्होंने डिफेंस में ही की, ई ब्लॉक में एक कोई ब्यूरोक्रेट थे, उनके घर भी वारदात हुई थी। अब उनके घर जो वारदात हुई थी उसका नुकसान भी तकरीबन इतना ही इसके लगभग था जितनी ये वारदात थी, मैं आपको बताऊं। और वो वारदात भी इसी गैंग ने की थी। उस वारदात को भी मेरा ख्याल है कोई 2 साल तो हो गए हैं शायद, लेकिन वो भी आज तक ट्रेस नहीं हो सकी, ना उसकी रिकवरी हो सकी। इनकी निशानदेही ज़रूर हो गई थी कि ये गैंग है, ये गैंग इसने वारदात की है। उसके साथ लोग कुछ और थे, ज़ाज़े खान के साथ 2 लोग जो थे वो और थे, वो नहीं थे जिन्होंने आमिर सईद के घर वारदात की। आमिर सईद के घर ज़ाज़े खान के साथ और थे उसके साथी, और उस वारदात में साथी और थे उसके। क्या कभी कोई इनके साथी पहले गिरफ्तार हुए? आपने डीआईजी फैसल कामरान के इंटरव्यू नहीं सुने अपना? कई उन्होंने मतलब इंटरव्यू दिए हैं मुख्तलिफ दोस्तों को हमारे, वो उन्होंने कहा कि इनके कोई 7-8 लोग जो हैं वो पहले पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि जब मैं इस्लामाबाद था वहाँ पर भी एक्टिव थे, हमारे इलम में था, हमने बहुत सी कार्रवाइयाँ भी की, हमारे इनका साथ आमना सामना भी हुआ, पुलिस इनकाउंटर भी हुए। ये फैसल कामरान साहब के अपने अल्फाज हैं, उन्होंने कहा है। तो मैं फिर आपको वही बात करूँगा, 5 से 6 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है ये, ठीक है। और आपके पास एक निशानदेही भी हो कि यार ये लोग हैं, ये गैंग है, इनका अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है, कुछ केपी के लोग इन्होंने साथ मिलाए हुए हैं, कुछ यहाँ से लोग साथ मिलाए हुए हैं इन्होंने, और ये ऑपरेट कर रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में। वारदात करते हैं, वारदात करने के बाद जो रकम इकट्ठी होती है, एक वारदात की, 2 की, 4 की, 6 की, अब इसमें लूटा हुआ पैसा जितना भी इकट्ठा होता था ना, वो 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, जितना भी है, वो बजरिया हुंडी हवाला अफ़गानिस्तान भिजवा देते थे। अब यहाँ पर अगर वो पकड़े भी जाएं तो यहाँ पर वो वारदात तो बरामदगी तो किसी से करवा नहीं सकते, रिकवरी वो नहीं यहाँ होगी। पर रिकवरी किस तरह से होगी? अब इसका मसला तो रिकवरी का ही है, इसका अभी तक स्टिल रिकवरी उसकी नहीं हो सकी। अभी फैसल कामरान ने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था कि जी हम इसकी रिकवरी करवाएंगे और हम इसको आमिर सईद को एक एक पाई रिकवरी की जो है वो इनसे ले कर देंगे। लेकिन ज़ाज़े खान जो है वो पुलिस मुकाबले में मार ज़ाज़े जाता खान है। देखे ना, मैं आपको बताया कि ये वारदात करता है तो 2 दिन बाद वो दोबारा अपने साथियों के साथ लाहौर में आता है। जब वो लाहौर में आता है तो अब उस गाड़ी का नंबर जिनका जो ट्रेस हुआ था, इस्लामाबाद नंबर की वाइट कलर की जो गाड़ी थी, अब ये जब लाहौर के अंदर एंटर होता है तो सेफ सिटीज़ कैमरास का जो जाल बिछा हुआ है लाहौर शहर में, वो क्योंकि सेफ सिटी कैमरे जो है ना अथॉरिटी, उसका बहुत अहम रोल बता रहे हैं इसमें। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ऑपरेशन पुलिस को, लाहौर पुलिस को, कि वो फ़लाँ नंबर की गाड़ी जो 2 दिन पहले वारदात में इस्तेमाल हुई थी वो लाहौर में एंटर हुई है। अब जब वो एंटर हुई तो उधर से बजरिया मेरे ख्याल रिंग रोड वो आए हैं, और उसके बाद फैसल कामरान ने लाहौर में नाकाबंदी करवा दी। जो जो पॉइंट्स वो समझते थे कि यहाँ से गाड़ी जो है वो शहर के अंदर दाखिल होगी, वहाँ पर नाके लगाए गए, वहाँ पर मतलब कि पुलिस को चौकस किया गया, अफसरान को बताया गया कि ये लोग हैं, इन्होंने वारदात की थी और ये लाहौर में दोबारा दाखिल हुए हैं, फ़लाँ नंबर है गाड़ी का, और ये उनके हुलिया जाते हैं। अच्छा, काना के इलाके में ये गाड़ी जब आती है, पुलिस से इनका आमना सामना होता है तो क्रॉस फायरिंग होती है कहते हैं।
तो क्रॉस फायरिंग में ये एक ड्राइविंग सीट पे जो शख्स मारा जाता है और उसके 3 साथी जो हैं वो गाड़ी से उतर के फरार हो जाते हैं। अब जो बंदा मारा जाता है उसकी शनाख्त का अमल जारी करते हैं, तो वो पता लगता है कि ये ज़ाज़े खान अफ़गानी है। अब उसके बाद होता ये है कि आमिर सईद को बुलवाया जाता है, जिसके घर वारदात हुई थी 19 करोड़ की। उससे इसकी ज़ाज़े खान की शनाख्त करवाई जाती है कि आया कि ये वही डाकू है जिसने अपने साथियों के साथ उसके घर में वारदात की थी। वो उसको शनाख्त भी कर लेता है। अब वो ज़ाज़े खान मर गया, उसके साथी भाग गए। अब वो जो मुद्दई था वो तो सिर पकड़ के बैठ गया। पैसे 19 करोड़। 19 करोड़ की यार एक रकम होती है, एक उम्र लग जाती है कमाने के लिए। और बकौल आमिर सईद के कि भाई मेरी तो हलाल की कमाई है और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है, मेरी कमाई मुझे वापस ज़रूर मिलेगी। ये उस बंदे के अल्फाज पुलिस क्या हैं। कहती है? पुलिस ने क्या कहना अली, देखें एक तो उसके पठान के वो जो ज़ाज़े खान था उसके बाकी साथी नहीं पकड़े गए। रिकवरी के मुतल्लिक 1 महीना, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया ना, आज 18 तारीख हो गई है मेरे ख्याल शायद। जी। ठीक है, 1 महीना 4 दिन हो गए हैं इसको। तो अभी तक स्टेटस उसका ये है कि एक सिंगल पैनी भी रिकवरी नहीं हो सकी उसकी। अच्छा, एक तो ये नॉर्मली ऐसे जो केसेस हैं, इतनी भरी डकैती है, रिकवरी हो जाती है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा ना, जनवरी के महीने में वसीम ज्वेलर इचरा मार्केट का, वो भी गिरफ्तार हो गया। उससे भी कुछ पता नहीं चला रिकवरी कितनी हुई, क्या कुछ हुआ, किसको क्या मिला। उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपना डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस हवाले से और उसकी रिकवरी और जो नुकसान था वो उन्होंने बताया था कि जी असल नुकसान इतना था और इतनी रिकवरी हम कर चुके हैं। वो मैक्सिमम रिकवरी उसकी हो चुकी हुई थी। जो नुकसान था उसका, उसके में मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कुछ ऐसा कोई नुकसान ताजरों का हुआ हो कि उनकी बहुत ज़्यादा रिकवरी रह गई हो। उनकी मैक्सिमम रिकवरी जो थी वो हो चुकी हुई थी। आम रूटीन में होता ये है कि जिन वारदातों में टाइम गुजर जाता है ना, उसमें रिकवरी लोगों की मरती हुई नज़र आती है। बहुत कम आप कह लें कि 25%, 30%, 35% इस तरह रिकवरियाँ होते हुए हमने देखी हैं अब बड़ी जैसे बड़ी इस केस वारदातों के की। अंदर घड़ियां थी, सोना था 200 तोले, तो क्या अमूमन ये जो डकैत होते हैं, क्या ये बेच देते हैं या साइड पे कर देते हैं? देखें इस किस्म की चीज़ें अगर तो ये अफ़गानिस्तान चक्कर इनका लग जाए, चले जाएं, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी ले जाते हैं ये। लेकिन मोस्टली यहाँ पर ही होता है कि एक चीज़ अगर 10 रुपए की है ना, उसकी वैल्यू 10 रुपए है, तो उसको 6 रुपए में, 5 रुपए में ये सेल कर देते हैं। और बिक भी जाती है, चोरी का माल बिक बिक जाती जाता है, है। लोग लेते हैं यार, बहुत लालची दुनिया बैठी हुई है। बाद में जब कोई पकड़े जाते हैं ये और वो निशानदेही करते हैं कि जी फलां शख्स को मैंने सेल किया, फलां ज्वेलर को बेची है मैंने, या अपना ब्रांड के जो हैं वो घड़ी वाले हैं उनको मैंने सेल आउट किया है, तो फिर बाद में उनकी जलालत भी होती है, पुलिस उनको उठा के भी लेके जाती है, फिर उनसे रिकवरियाँ भी करती है। तो लोग लालच हैं, लालच में आके बड़ा कुछ कर जाते हैं उसको। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसके जो ज़ाज़े खान के 3 साथी वहाँ से फ़रार हुए हैं ना, जब ये मनकाउंटर में मारा गया है, शनाख्त का अमल करवाया उसने, आमिर सईद का बताया कि वो सिर पकड़ के बैठ गया कि मेरी रिकवरी कैसे होगी अब। लेकिन डीआईजी फैसल कामरान ने उसको तसल्ली दी, उसको यकीन दिलाया कि तुम्हारी रिकवरी मैं करवा के दूँगा और हर मुमकिन कोशिश करेंगे एक एक साहब का पैसा जो है वो वापस आएगा। अब उसके लिए जो उसके साथी 3 मैं आपके साथ ज़िक्र कर रहा था, अली मैं आपको बताऊं बड़ी मतलब कि मेरी समझ से बालातर है कि यार वो 3 लोग वहाँ से भागे हैं, उनका ताक़ुब क्यों नहीं किया गया? वहाँ से जब वो भागे हैं उन्होंने एक गाड़ी छीनी है। वो क्यों नहीं गाड़ी ट्रेस छीनी हुई? है और गाड़ी छीनने के बाद गालबन शायद एक कोई ड्राइवर भी था उस गाड़ी में, वो भी उनके साथ ही रहा है शायद। वो उस गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। उस गाड़ी का जब पुलिस को पता लगता है कि ये गाड़ी छीनी गई है और ये इस गाड़ी पर फरार हुए हैं, तो वो ट्रैकर गाड़ी में चल रहा था। को 3 से 4 घंटे तक उस गाड़ी ने ट्रैवल किया है मोटरवे पर। कोट सरवर मंडी भावलदीन गालबन शायद वहाँ का एरिया है। कोट सरवर इंटरचेंज से उस गाड़ी ने एग्जिट किया है और उसके बाद कहीं दीना के इलाके में ये 2 उनके साथी जो हैं वहाँ पर फिरते हुए भी दिखाई दिए हैं। ठीक है,
तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब उसमें गाड़ी में ट्रैकर भी लगा हुआ है और लोकेट भी हो रही है गाड़ी, आपको पोजीशन भी पता लग रही है, तो आप क्यों नहीं किसी दूसरे ज़िले की पुलिस से, सीसीडी है और मतलब कि इन्वेस्टिगेशन है, आप कहीं भी वायरलेस पे ही आपने मैसेज देना ना एक कि फ़लाँ नंबर की गाड़ी, उसकी ये पोजीशन है, फ़लाँ जगह पे नाका लगाएं, आप कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते थे। लेकिन समझ से बाहर है कि वो क्यों नहीं पकड़े जा सके। वैसे हैरानी की बात है कि 19 माह बाद बिलाश के कत्ल के तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो सकता है, लेकिन ये जो डकैत जिन्होंने 19 करोड़ की डकैतियाँ की हैं, जो 5 साल से एक्टिव थे, वो नहीं पकड़े जा रहे थे। मैं आपको ना देखें, हैरान कुन बात है, लोग जो है वो परेशान है इस चीज़ पर कि देखें, एक तो चले किसी चीज़ का आपको पता ना हो, इल्म में आपके ना हो कि यार ये काम कौन कर रहा है, कौन कर गया है, मतलब कि कोई अपना कोई खलाई मखलूक तो नहीं है, कोई जिन्नात तो नहीं है जो ये काम कर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उनकी निशानदेही भी थी, पुलिस के ये इल्म में था कि ये गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, इन्होंने वारदातें की हुई हैं। मेरी कल बल्कि एक दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे डिटेल बता रहा था, उन्होंने कहा था 15 से 20 FIRs तो आपको इनकी मैं दे दूंगा, जो इनके खिलाफ FIRs है ना, जो लोगों ने शनाख्त की हैं कि इन लोगों ने वारदात किया, उसने कहा कम से कम 35 से 40 वारदातें लाहौर में इन्होंने कर रखी हुई हैं। अच्छा, सबसे अहम सवाल, 14 मार्च को ये डकैती होती है, 16 मार्च को पुलिस मुकाबला हो जाता है। ज़ाज़े खान के पुलिस मुकाबले के बाद क्या कोई इन 1 महीना 4 दिन में 5 दिन में दोबारा कोई डकैतियाँ हुई? ज़ाज़े खान ग्रुप जो है वो भी एक्टिव है या अब काम नहीं कर रहा? अली, जो इन्फॉर्मेशन आई थी ना इस गैंग के हवाले से, वो ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि इसके ज़ाज़े खान के मरने के बाद ना को इस गैंग के जो अरकान है ना, उन्होंने कुछ 2 ग्रुप बना लिए हों। अच्छा, 2 अलग-अलग 5 गैंग 5 है। 6 6 लोगों पर मुश्तमिल हैं, कुछ 1 2 लोग 4 लोग बाहर से इन्होंने और साथ मिलाए हैं। अच्छा, अब इनके जो ग्रुप बनते हैं ना, इनमें से अगर ये कोई जेल में जाता है ना गिरफ्तार होके, तो जेल में इनकी लोगों से दोस्तियाँ होती हैं, वहाँ ये अपना पूरा ग्रुप बनाते हैं। पूरा ग्रुप बनाते हैं। वहाँ पर ये देखते हैं एक दूसरे को कि यार ये इसमें कितनी कैपेसिटी है, ये हमारे मेयार पे पूरा उतर सकता है या नहीं उतर सकता, हमारे साथ वारदातें कर सकता है कि नहीं कर सकता, कामयाब होगा नहीं होगा, ये सारा अंदर बैठ के ये प्लान करते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर बाहर आके जब इनकी ज़मानतें होती हैं, बाहर आकर ये राब्ते में आते हैं और ये अपना एक गैंग तश्कील दे के मुख्तलिफ अजला में वारदातें करनी शुरू कर देते हैं। ज़ादे खान भी गिरफ़्तार होकर एक दफ़ा जेल गया था। अच्छा, ज़ादे खान के मतलब आपको बताऊँ, ये बेसिकली कार लिफ्टर था, ये गाड़ियाँ चोरी किया करता था ये, ठीक है। फिर उसके बाद इसने ये गैंग तश्कील दिया और ये वारदातें उसने बड़ी बड़ी घरों में करना शुरू कर दी। अच्छा, ये वारदातें कोई अपना किसी इन्फॉर्मेशन पे नहीं करते थे रैंडम करते थे। या अपना टारगेटेड नहीं करते थे, इन्होंने घूमना फिरना है ऐसे ही। जैसे इस घर में वारदात हुई है ना कि कोई फैमिली बाहर से आई है, गेट खुला है, फैमिली गराज में गई है और पीछे से एकदम गाड़ियों से उतर के ये अंदर दाखिल होकर उनको हैंड्सअप करा दिया और अंदर वारदात शुरू कर। अच्छा, ये आमिर सईद की जो 19 करोड़ की डकैती थी, क्योंकि वो सहरी से आ रहा था अपनी फैमिली को करवा कर, तो ये उसका ताक़ुब वहाँ से कर रहे थे या घर के बाहर ये खड़े हुए थे, वहाँ से इसने कार्रवाई की? यार, इस चीज़ का उनको आइडिया नहीं है। वो कह रहे हैं हमें, मतलब आइडिया होता तो वो इस तरह से एकदम गाड़ी अंदर करके या अपना गेट बंद करवा लेते, या वो तो रूटीन में आ रहे हैं, आके उन्होंने गाड़ी अंदर खड़ी की है, तो पीछे से एक गाड़ी आई है, वो गाड़ी रुकी है, उसमें से 4 लोग उतरे हैं, वो एकदम उन्होंने असला निकाल लिया, पोर्च में सबको हैंड्सअप कर दिया। तो उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि उनके पीछे कोई लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अब ये जो कर्नल वकार का गैंग है, ये इस टाइम पर एक्टिव है, वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और क्या उस गैंग के कोई बंदे पकड़े गए या उनके पुलिस मुकाबले हुए? यार, कर्नल वकार और ये जो है ना ज़ाज़े खान, इन्होंने इस्लामाबाद में भी बहुत सी वारदातें कर रखी हुई हैं। फैसल कामरान का बार बार मैं आपसे जिक्र करता हूँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि इन्होंने कोई 10 या 11 तारीख बताते हैं, गालिबन मार्च की ही बताते हैं शायद वो, कि 6 वारदातें इस्लामाबाद में की और 6 वारदातें इन्होंने पिंडी में की ज़ाज़े खान ने, ठीक है। ये भी वहाँ पे ट्रेस हुई हैं कि ये इस गैंग ने वहाँ पर वारदातें की हैं। यहाँ पर जो वारदातें थीं वो भी पुलिस के इल्म में थी कि ये गैंग एक्टिव है, ये वारदात करता है, इस्लामाबाद चला जाता है, उसके बाद फिर किसी दूसरे शहर में चले गए, फैसलाबाद हो गया, शेखुपुरा हो गया, मंडी भावलदीन, इस किस्म के, या पिंडी में, मतलब कि मुख्तलिफ अजला में जाना है इन्होंने, वारदात करनी है, वारदात करके इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद में इन्होंने रिहाइश रखी हुई थी, वहाँ पर इन्होंने अपने जो लूटी हुई रकम थी वो जिसके हिस्से में जो आता था या जो उनका आपस में तय होता था उसको
दे के बाकी रकम जो होती थी वो चीज़ें, कोई अगर गोल्ड है, कोई जैसे वो घड़ियाँ हैं, वो सेल आउट किया या कुछ भी करके एक रकम की शक्ल में हवाला हुंडी वालों को दे के अफगानिस्तान रकम भिजवा दी। कहते हैं रूपोश भी अफगानिस्तान के पास होते थे, बॉर्डर के पास। केपीके के पास ना बॉर्डर में, वहाँ पे वहीं पर बताते हैं कि वहीं पर रूपोश होते थे, लेकिन वारदात यहाँ पर बड़े आराम से करते थे यार। के वहाँ से अफगानिस्तान बॉर्डर से आपने इस्लामाबाद आना, इस्लामाबाद से सारे पंजाब के अजला में आपने फिरना और वेपन लेके, असला लेके फिरना, तो यार कहीं कोई चेकिंग नहीं, कोई नाका सिस्टम नहीं है। पुलिस कहाँ गई, किधर चली गई पुलिस? अच्छा, अब ये कर्नल वकार हो या जाजे खान जैसे डकैत, इनके लिए सीसीडी की क्या पॉलिसी है? क्योंकि हमने माजी में देखा ना पिछले 1 साल में कि जो मंशियात फरोश थे, उजरती कातिल थे, या फिर बड़े बड़े जो बदमाश गैंगस्टर डॉन थे, उनके तो मुबैना पुलिस मुकाबले हो गए, अपने ही साथियों की फायरिंग से वो मार गए। अली, अगर तो ये काबू आ गए ना सीसीडी के, फिर नहीं बचते। तो फिर तो रिकवरी किसी की भी नहीं होगी। ये तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, क्योंकि सीसीडी की पॉलिसी ही नहीं है कि वो रिकवरी करें। ठीक है, आप जितने भी पुलिस इनकाउंटर ले लें, आप जितने भी लोग देख लें सीसीडी के इनकाउंटर में साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं, उसमें रिकवरी नहीं है। ज़्यादा बेहतर वैसे क्या है? क्योंकि अगर रिकवरी के चक्कर में पड़ते हैं तो जमानतों पे तो बाहर आ जाएंगे। एक ही बार टिकट कट जाए ताकि किसी दूसरे की इस तरह से ना हो डकैती। अली देखें, ज़मानतें, कोई किसी को गिरफ़्तार कर रहे हैं आप, तो ज़मानतें जो हैं उनकी फौरी तौर पर तो नहीं हो जाती यार। ज़मानतों में को टाइम तो लगेगा, को पुलिस के पास रिमांड पर रहेंगे, रिमांड से पहले उनको बगैर रिमांड के भी पुलिस रख सकती है, ना डाले गिरफ्तारी पुलिस, जो माजी में होता रहा। माजी में ये होता था, सीआईए होती थी, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट होता था, वो हमने देखा है कि 2-2 महीने, 6-6 महीने तक डाकुओं को गिरफ्तार करके उन्होंने रखे रखा है, साइड पे रखते थे वो, सिर्फ रिकवरी की वजह से कि मैक्सिमम रिकवरी गैंग से हो जाए। और रिकवरियाँ की भी हैं, उमर विरक के दौर में बहुत रिकवरी हुई है। ये जो डकैत होते हैं या चोर होते हैं, रिकवरी इनसे किस तरह से होती हैं? क्या 3rd डिग्री इन पर इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्चर करके, करंट लगा के, तब ये बताते हैं? मान जाते हैं आसानी से? ये तो ना जो चोर होता है ना, चोर, उसकी एक साइकी है। उसको जब एक लितर पड़ता है ना, तो वो कहना जी कागज़ पेंसिल ले आओ, वो बताता है मैंने ये किया है, यहाँ से ये मैंने चुराया, यहाँ से ये चुराया, ये चुराया, इतने पैसे, इतना सोना, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो भी कुछ होता है वो शायद 1-2 एक्स्ट्रा ही लिखा दे। और फिर जहाँ जहाँ उसने वो खर्च किया होता है उन जगहों पे आप लेके जाता है कि ये पैसे मैंने फ़लाँ जगह खर्च किए हैं, फ़लाँ चीज़ लिया, फ़लाँ चीज़। वहाँ से पुलिस की हिम्मत है, कितनी कितनी रिकवरी पुलिस करवाती है। अच्छा, मतलब जो चोर है वो मार बर्दाश्त नहीं करता? नहीं, वो नहीं बर्दाश्त करता। डाकू हैं, सम टाइम बर्दाश्त कर जाते हैं, वो बियर कर जाते हैं, को टाइम निकाल देते हैं, लेकिन एट द एंड आके उनको भी टूटना ही पड़ता है। फिर वो भी बताते हैं कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए उन्होंने। अब वहाँ से पुलिस की हिम्मत होती है कि वो रिकवरी किस तरह से करवाए, कितनी करवाए वो पुलिस। लेकिन इस अब सारे तो में कोई 4-6 महीने लग जाते हैं। अगर तो 4-6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन को महीने 2 महीने का प्रोसेस होता है, इसमें मैक्सिमम रिकवरी पुलिस कर सकती है। अगर कोई बिल्कुल सिंसियर हो रिकवरी करने में, अब वो रिकवरी नहीं होती कि अगर मैं कोई पुलिस अफसर हूँ और मैंने कोई 10 करोड़ की रिकवरी करनी है, तो अब मैं ये सोचने बैठ जाऊँ कि यार इस 10 करोड़ में से मैंने कितने जो है वो खींचने हैं, या मेरे हिस्से कितने आएंगे, मेरी टीम के हिस्से कितने आएंगे। अगर तो मैं ये सोचने बैठ जाऊँगा तो फिर मैं वो अपने हिस्से के मुतल्लक ही सोचता रहूँगा। मैं पहले अपना हिस्सा पूरा करूँगा, फिर मैं मुदई को देखूँगा कि उसको क्या देना है हमने। अच्छा, वैसे मुदई जो होते हैं उनको रिकवरी में से जो पैसे निकलते हैं मिलते हैं? अब जितनी रिकवरी होती है, एक तो वो अली आप उसको देख लें कि वो अपनी कोई तसल्ली भी करते हैं, कुछ डाकुओं के सामने रूबरू भी बिठाते हैं, और फिर कुछ जिन जगहों से रिकवरी होती है उनके रूबरू भी बिठाते हैं। वो पता लग जाता है कि रिकवरी हुई कितनी है, और जितनी भी हुई है, मैंने आपको बताया ना, मैक्सिमम रिकवरी 25, 30, 35% ये रेशो पुलिस की है। इससे ज़्यादा रिकवरी, बहुत कम वारदातें हैं जिसमें रिकवरी कोई 100% हुई हो, 80% हुई हो, 70% हुई, लेकिन इतनी रिकवरी, नुकसान पूरा हो जाती है ना? नुकसान यार 100% में से 25-30%, 35% को नुकसान, आपका तो 60-65% का नुकसान ही हुआ ना। बस जो आ जाता है फिर वो कहते हैं भाई जो आ गया ये गनीमत है, समझो ये बच गया। तो बाकी जो हैं वो फिर वो मतलब कि अल्लाह के वाले ही होते हैं बाकी के जो हैं लोग। मुझे याद पड़ता है तकरीबन कोई 2012 में
मैंने मैट्रिक किया था, घर के बाहर मेरी बाइक थी, बिल्कुल नहीं, नंबर अभी अभी लगा था और चांद रात पे बाइक चोरी हो जाती है। 2012 और आज 2026, आप ये देख लें, 14 साल हो गए, मुझे तो आज तक बाइक नहीं मिली। मैंने फॉलो अप भी किया पहले कोई 3 साल में, लेकिन उसके बाद फिर जो लोग हैं मुद्दई हैं वो छोड़ देते हैं। अब असल में ना इसमें जलालत इतनी हो जाती है कि आप बार बार थाने जाएं, ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई लोग पकड़े भी जाते हैं ना, तो उसमें फिर शनाख्त रेट का अमल हो गया, जेल जाके शनाख्त करें, अदालतों में केस की पैरवी करें, वहाँ शनाख्त करें, गवाहियाँ दें, तो लोग इन चीज़ों से ना तंग आ जाते हैं। एक तो उनका नुकसान हुआ होता है, मैंने फिर बताया ना, 100 रुपये का नुकसान हुआ है तो 20, 25, 30 रुपये आपको वापस मिलेंगे उसमें। तो वो कहता है कि यार अब बस ठीक है, जान छोड़ो, मैं नहीं जाता भाई। वो एक टाइम पे लिख के भी देता है, जी मैं नहीं आ रहा, मैंने नहीं जाना। तो वो उस बेस पे असल में है ये गलत। हमें अगर एफआईआर दर्ज करवाई है ना, तो हमें उसको परसू करना चाहिए, हमें उनको सज़ा दिलवानी चाहिए। हम उनको परसू नहीं करते, उनको सज़ा नहीं दिलवाते, वो ज़मानतों पर बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर फिर दोबारा यही काम शुरू कर देते हैं। तो इसमें हमारा अपना भी कसूर है, पब्लिक का भी कसूर है। उनको चाहिए कि इदारों का साथ दें। अगर कोई बाअसर शख्सियत है, उसके साथ अगर कोई इस तरह का वक़्वा होता है, डकैती हो जाती है या उसके घर चोरी हो जाती है, तो कुछ मामलात मैंने ऐसे देखे हैं कि दूसरे की रिकवरी से उनको पूरा कर दिया जाता है। अली, दूसरों की रिकवरी से पूरा उस वक्त किया जाता है कि कोई बहुत तगड़ा शख्स है ना, और प्रेशर बहुत है पुलिस पर। तो पुलिस ये करती है कि अगर कोई गैंग पकड़ा हुआ है ना, उससे रिकवरी हुई है, तो वो उधर से रिकवरी लेके कुछ उनके आंसू खुशक कर देती है उन उमरा के जिनके घर वारदात के, जी ये रिकवरी हुई है, तो अब इसमें आपकी वारदात में इतनी रिकवरी हम डाल रहे हैं, तो उसको आपने शनाख्त भी करना है उन लोगों को। और लेकिन वो लोग कहाँ जाते हैं शनाख्त करने के लिए यार, वो कहते हैं चलो ठीक है, जो आ गया वो ठीक है उसमें। तो इस तरह के मामला माजी में बहुत सारे हमने देखे हैं, हमारे सामने हुए हैं। बड़े बड़े लोगों की रिकवरियाँ पुलिस अफसरान ने करवा के दी हैं, हालांकि जेन्युइन रिकवरियाँ नहीं हुई, किसी दूसरी गैंग की रिकवरी जो थी वो लेके उनको दे देती हैं। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा, जाज़े खान और वो कर्नल वकार की आपने बात की थी। अच्छा, कर्नल वकार एक है, ये भी एक गैंग ऑपरेट कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा गैंग है, ये भी बड़ी बड़ी वारदातें करता है। इसकी एक बड़ी वारदात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे मुल्क की ना एक बहुत ही अहम शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, और बड़े अहम ओहदे पर फाइज है। इस्लामाबाद में ये एक वारदात करता है कर्नल वकार। 10 करोड़ रुपया एक कह लें कि मनी एक्सचेंज से लूटता है ये। और वो 10 करोड़ जो था, वो उस मुल्क की, जो हमारे मुल्क की अहम शख्सियत है ना, वो बताया गया कि उनके पैसे थे वो। अब वो कहीं भिजवाने थे या क्या था उसका, वो एक अलहदा कहानी है उसकी। वो 10 करोड़ रुपया जब लूटा गया, तो उसके बाद पुलिस तो एक्टिव हो ही गई वहाँ पर, दीगर जो हमारे इदारे हैं उनको भी एक्टिव किया गया। उन्होंने क्या किया कि फौरी तौर पर ट्रेस करके इसको, वकार को, जो कर्नल के नाम से मशहूर है, इसको गिरफ़्तार भी कर लिया। अब ये गिरफ़्तार भी हो गया, 10 करोड़ रुपया भी इससे बरामद हो गया, वो भी जिनका था उनको मिल गया, लेकिन असल जिनका था उन तक नहीं पहुंच सकता भी नहीं। वो मेरे और आपके ही पैसे हैं जो इन लोगों के पास इकट्ठे हुए हैं। तो बहरहाल वो जो वारदात के पैसे 10 करोड़ थे वो लिए, फिर उसके अलावा दीगर कोई वारदातें थीं, 6 करोड़ उनका भी उससे वकार से लिया गया। वो मिला उन्हें किन्हें? जिनकी वारदातें यार थे। अब जिनकी वारदातें हैं, वो 6 करोड़ रुपया लिया पुलिस ने, और दिया भी होगा उनको, मुद्दइयों को। इसके अलावा भी कोई चट्टी भरी उसने वकार ने। लेकिन अब मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ इस बात पे कि उस को वकार जो था, उसके मामला किस लेवल पर, किस सतह पर निगोशिएट हो रहे थे कि ये सारे पैसे देने के बाद वो एक जुराइम पेशा शख्स, क्रिमिनल शख्स, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक, फिर उसको रिलीज़ कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, और वो दोबारा एक्टिव है, अपने साथियों के साथ ये वारदातें जो कर आप रहा है। बता रहे हैं अरेस्ट हुआ और जिन लोगों ने पकड़ा, ये किस साल ये की बात है? ऑफिशियली अरेस्ट कहीं भी नहीं हुआ वो। कब की बात है ये यार अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी पिछले चंद महीने पहले की बात है। ये एक बड़ी एक अपना खबर भी उड़ी थी कि एक अहम शख्सियत के बेटे के साथ बहुत बड़ी वारदात हो गई है वफाकी दारुल हुकूमत में। तो ये ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है।
अब मैं ना सोचने पे ये मजबूर हूँ कि यार वो एक डाकू है, उसने किस सतह पर, किस लेवल पर निगोशिएट किया होगा इनसे। तो जो मेरी तो इतला है वो यही है, लेकिन इसको कंफर्म कोई नहीं करता। मैं आपको बताऊं, ऑन कैमरा या ऑन रिकॉर्ड जो है इसको कोई भी कंफर्म नहीं करता, कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। ना कोई इसको मानने को तैयार है कि किसी अहम शख्सियत के पैसे मनी एक्सचेंज से लूटे गए थे, ना ये मानने को तैयार है कि ये वकार पकड़ा गया था, ना ये मानने को तैयार है वकार को पकड़ने के बाद उससे रिकवरी भी ली गई, 10 करोड़ एक लिया गया, 6 करोड़ एक लिया गया और पैसे लिए गए उससे। इस चीज़ को कोई भी मानने को तैयार नहीं, हर कोई इसकी तरदीद करता है। तो चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, लेकिन अब उसमें देखें हम इस इन चीज़ों को जस्टिफाई किस तरह कर सकते हैं, हम इसको हम कहाँ साबित करेंगे। अब एक शख्स मतलब मैं आपके सामने ये कप रखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको कहूँ यार इसमें अभी चाय थी, आपने चाय पी, आपको नहीं भाई ये तो खाली पड़ा हुआ है। अब मैं वो इसमें चाय कहाँ से साबित करूँगा? ना मेरे पास कोई कैमरा है, ना मैंने कोई पिक्चर ली हुई है, ना मैंने आपकी कोई मूवी बनाई हुई है, मैं किस तरह से उसको साबित कर दूंगा? तो भाई हम तो यही फिर कह सकते हैं कि भाई कोई इस बंदे की तस्दीक कोई नहीं करता, इसकी मानता कोई नहीं है इसको। लेकिन इस किस्म के मामला चलते रहे हैं और इस किस्म की गुफ्तगू मार्केट में जो है वो लोग शेयर करते रहे हैं। अच्छा, माजी की अगर बात करें, आपको याद पड़ता हो कोई इस तरह का करेक्टर डकैत काफ़ी जो मशहूर हुआ हो, जिसने बड़ी बड़ी डकैतियाँ की हों? माजी में अली डिफेंस के हवाले से आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, एक शहनशाह डकैत गैंग था, अच्छा। ठीक है। वो ऐसे था कि पुलिस की नाक में दम कर दिया था। और इस डकैत गैंग के हवाले से मैंने अपनी लाइफ में, ये गालबन 2012-13 की बात है, गालबन ये 2012-13 की बात है, कि एक कार चोर डकैत गैंग के नाम से वो मशहूर था। पुलिस ने, उससे पहले मैंने नहीं देखा कि किसी चोर को, किसी डाकू को पुलिस ने इनकाउंटर में मारा हो। पुलिस का क्राइटेरिया कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, डकैती के दौरान किसने जना किया हो, डकैती के दौरान किसी ने मर्डर किया हो, या कोई उजरती कातिल हो, या बच्चियों के साथ ज्यादती हो, बच्चों के साथ ज्यादती हो, उनका मर्डर हो जाए, इन लोगों को पुलिस इनकाउंटर में माजी में मारा जाता था। वो उस डकैत गैंग के मुतल्लिक मैंने देखा कि सिर्फ कि यार ये कार चोर गैंग है और उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अच्छा, वो गैंग भी ना बड़ा मशहूर मारूफ गैंग था, लाहौर का इलाका है सब्जाजार का, वहाँ से उसका ताल्लुक़ था। कोई 3-4 सगे भाई थे वो, और प्लस कोई 12-13 वो कज़न थे, कुछ 16 से 18 ये एक ही ख़ानदान के लोग थे, और सारे ही कार चोर थे। और कार चोरी की वजह से लाहौर पुलिस की नाक में दम कर रखा था इन्होंने। कितनी चोरी की होंगी गाड़ियाँ? यार बिन इंतहा बेइंतहा गाड़ियाँ चोरी करती थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी है, बड़ा मतलब कि वाक़यात जो है ना, इनके सुनने वाले वाक़यात हैं। ये शहनशाह जो था ना, कार चोर डकैत गैंग, ये क्या करते थे कि डीएचए में गाड़ियाँ चोरी करते थे। अब इनका तरीका वारदात क्या होता था कि डीएचए के एक घर में पोर्च में अगर 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना, तो इन्होंने, अगर पसंद इनको आई है गाड़ी एक जो सबसे आगे खड़ी हुई है, उसके पीछे 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इन्होंने वो 3 गाड़ियाँ बाहर निकालनी है, वो सबसे आगे खड़ी हुई गाड़ी निकाल के उसको चोरी करके लेके जाना है। और एक ही गली के 2-2, 3-3 घरों में एक ही रात में, एक ही टाइम में वारदात किया करते थे, गाड़ियाँ निकाल के लेके जाते थे। गाड़ी निकाल के करते क्या थे? चोरी की गाड़ी सेल क्या करते होती है? थे, गाड़ी सेल करते थे, 10 स्पेयर लाख पार्ट्स या पूरी गाड़ी? पूरी गाड़ी यार। असल में इन लोगों का इलाका गैर कह लें, अफ़गानिस्तान कह लें, और जो आपके ऐसे इलाके जहाँ पर ये चोरी की गाड़ियों का कारोबार होता है, जहाँ पर वो चलती हैं, वहाँ पर लोगों से उनके रवाबत थे जो ये इस कारोबार में, मकरू धंधे में जो मुलव्वस थे। और वो लोग जो थे उनको बताते थे कि फ़लाँ गाड़ी जो है, एक दौर में 86 की करोला जो थी वो बड़ी मतलब कि उस दौर की बड़ी लैविश किस्म की और बड़ी अच्छी उसकी ड्राइव होती थी, और बड़ी एलीट क्लास की उसको गाड़ी कहा जाता था, 86 की करोला। उस दौर में उस गाड़ी का नाम परिंदा रखा हुआ था इन लोगों ने, चोरों ने। तो वो बस कोडवर्ड होता था कि परिंदा चाहिए, एक परिंदा चाहिए, 2 परिंदे चाहिए, 10 परिंदे चाहिए, कि ये मतलब कि 86 की जो करोला है ना, आपने वो चोरी करके हम तक पहुंचानी है। तो ये उन तक गाड़ियां पहुंचाते हैं। 10 लाख की गाड़ी होगी उस दौर में, तो वो उनको 2 लाख की बेच देनी है, उन्होंने 2.5 लाख की बेच देनी है। अब जो कीमती कीमती गाड़ियाँ, ये भी मतलब कि उन्होंने चोरां दे कपड़े डांगा दे गज़ वाला हिसाब ना, इस तरह सेल आउट करते हैं गाड़ियाँ, उनको बेचती हैं। अच्छा, ये वहाँ पर एक ही रात में 2-2, 3-3 घरों में एक ही गली में डिफेंस की वारदातें किया करते थे। अच्छा, इसको गैंग को पकड़ लिया सीआईए ने। उमर विरक गालबन एसपी सीआईए थे।
उन्होंने इस गैंग के लोगों को पकड़ के उनको जेल भिजवा दिया। अच्छा, जेल भिजवा दिया तो डिफेंस में ना दोबारा वारदातें शुरू हो गई कार चोरी की। अब वारदातें हो रही हैं, फिर एक रात में कुछ 2-3 वारदातें होती हैं कार चोरी की। अब पुलिस की नाक में दम हो चुका था, इतनी वारदातें होनी शुरू हो गई। वारदात एसपी सीआईए मौके पर गए अपनी टीम के साथ, जहां पर वारदात हुई किसी घर में। अच्छा, जो उन्होंने तरीका वारदात बताया ना, वो तरीका वारदात इस गैंग का था, शहनशाह कार चोर का। अब ये गैंग गिरफ्तार करके जेल में भिजवाया हुआ था। उनका यार वो शहनशाह का पता करो, शहनशाह जो है वो तो जेल में है, लेकिन जो तरीका वारदात है वो शहनशाह वाला है। लो जी, उनका एक अफसर जो है वो अगले दिन जेल से रब्ता करता है, पता करता है, पता लगता है कि जी शहनशाह जो है उसकी बेल हो गई है, वो जमानत पर बाहर आ गया हुआ है। और फिर से एक्टिव और भी हो गया। जमानत क्या थी कि जाली रोपकार उसने बनवाई, जाली रोपकार बनवा के उस पर उसने मिली भगत से जेल से रिहाई हासिल कर ली। हासिल करके दोबारा उन्होंने वारदातें करनी शुरू कर दी। अच्छा, ये जो 16-18 भाई थे ना, आपस में कज़न थे और भाई थे, ये क्या करते थे कि अगर एक भाई ने वारदात की है ना, वो 2 गाड़ियां चोरी करके लेके आया है। अब दूसरे ने खुन्नस रखनी उससे, उसने क्या करना है कि उसने अगले दिन जाके 3 गाड़ियां चोरी करके लेके आनी है। आपस में कंपटीशन चल आपस रहा में है। कंपटीशन चलता था, एक दूसरे पर उन्होंने अपनी बड़ाई साबित करनी होती थी। तो ये इस तरह से वारदातें करते थे, और इस कदर वारदातें हो गई थी कि पुलिस को जब पता लगा कि ये जेल से निकल गए हैं और ये वारदातें वही दोबारा कर रहे हैं, तो पुलिस ने इनके गिर्द शिकंजा इतना टाइट किया, इतना घेरा तंग किया कि ये अपने ख़ानदान समेत लेके यहाँ से लाहौर से बाहर भाग गए। उनमें से कोई मेरा ख्याल 6-7 लोग पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिए। फिर उसके बाद लाहौर से बाहर कोई 3-4 मारे गए और 2-3 मारे गए। कोई 6-7 इनके जो कज़न और भाई थे ना, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको पुलिस मुकाबलों में मार दिया। मैंने इस गैंग के लोग पहली दफ़ा पुलिस को देखा था कि यार कार चोर जो हैं उनको पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया। इतना तंग आ गई थी। इतना पुलिस तंग आ गई थी। तो सीसीडी की आप बात कर रहे थे कि ये गैंग जो है अगर सीसीडी के हाथ पे लगेगा, तो सीसीडी के हाथ आएगा तो फिर लोगों की रिकवरियां नहीं होंगी। लोगों की रिकवरियां तो वैसे भी नहीं हुई। 5-6 साल से जो ये लोग लूट रहे हैं और पुलिस इनको गिरफ्तार ही नहीं कर सकी, तो ये अब किसकी नाकामी है, मुझे आप बताएं। मेरा आपसे सवाल है, कौन नाकाम है इसमें? पुलिस। अब पुलिस को पता भी है कि ये गैंग एक्टिव है, ठीक है। कितने कितने खतरनाक लोग, कितने कितने क्रिमिनल सीसीडी ने गिरफ्तार किए हैं, ठीक है। जो भागे भी हुए थे, मफरूर थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। यार इवन के जो बैरून मुल्क इश्तिहारी बैठे हुए हैं, उनको भी पुलिस किस तरह से लेके आई है, ठीक है। तीफी भट्ट को कैसे लेके आई। फिर आपके पास वो नुमान कैसर है, वो स्पेन वाला जो एक बिजनेसमैन था, वो भी आया। फैसल शफकत भट्टी है। फैसल शफकत भट्टी है। फिर उसका बेटा भी आ गया फैसल शफकत भट्टी का, उसको भी गिरफ्तार किया है सीसीडी ने। उसके भी कोई रेड वारंट जारी हुए थे, वो कहीं पेशावर एयरपोर्ट पर आया है, तो वहाँ से भी सीसीडी ने सरगोदा की जो है उसको पिक किया, वो भी पुलिस की हिरासत में है। उसको भी कह रहे थे सोशल मीडिया पे कि जी शायद उसको भी मार दिया जाएगा, लेकिन भाई नहीं, उसको नहीं मारेंगे, वो उसको अदालतों में प्रोड्यूस करेंगे और वहीं पर उसके केस वेस चलेंगे, वो अपनी बेगुनाही वहाँ पर साबित करे। अब देखें ना, नुमान कैसर की बॉडी जो थी वो किस तरह से बार्सिलोना गई है वापस, आपको अंदाज़ा ही नहीं है इस चीज़ का। क्या हुआ उसको? यार उसकी बॉडी जो है वो मतलब के देने को तैयार ही नहीं थे। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ये पहली दफ़ा हुआ हो कि कोई पाकिस्तानी शहरी, उसकी मैयत जो है वो मुल्क से बाहर ले जाई गई हो। क्योंकि उसकी फैमिली इधर नहीं आ सकती थी। यार फैमिली तो इधर आ नहीं सकती थी, लेकिन फैमिली इस कदर उनके अंदर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो ये कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए, हमने अपने बाप को, अपने भाई को, अपने खामंद को हमने पाकिस्तान की मिट्टी में दफन नहीं होने देना। हमने इस कदर नफरत उनके अंदर भर चुकी हुई है। और 20 दिन, शायद गालबन 18 से 20 दिन लगे हैं उसकी बॉडी यहाँ पर रही है। और क्या क्या एनओसी उन्होंने, क्या क्या कमिटमेंट्स और क्या क्या अंडरटेकिंग उन्होंने लिख के दी हैं, फिर कहीं जाके और उधर से स्पेनिश गवर्नमेंट को उन्होंने बीच में इन्वॉल्व किया, वहाँ से कुछ क्लियरेंस ली उन्होंने, वहाँ से इधर आप कह लें कि सफारत खाने में रब्ता करके, मतलब बहुत उनको मुश्किल पेश आई है उसकी बॉडी वापस ले जाने के लिए। वो फौरी एक ये कहते थे कि किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाई जाएगी आप लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। और पता नहीं क्या क्या कुछ 6 या 7 एनओसी उनको क्लियर करवाने पड़े हैं।
उसके बाद कहीं जाकर उसकी बॉडी गई है। और मुझे जो पता लगा है कि कहते हैं कि वहाँ पर उसका बहुत बड़ा जनाजा हुआ है, वहाँ पर उसको सुपुर्द खाक किया गया है बार्सिलोना में, और बहुत लोगों ने उसके जनाजे में शिरकत की है। लेकिन था तो क्रिमिनल ना, यार क्रिमिनल ऐसे मेरे नहीं कि ख्याल किसी को मरवाया है उसने। यार एक उसका फैमिली मैटर है, मैं उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूँगा, ना मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक मर्डर उसका फैमिली में हुआ है, उसने अपने बिनोई का मर्डर करवाया, ठीक है। अब उसको फेस करने के लिए वो यहाँ पर आया है, तो यार उसको आप सज़ा क्यों नहीं दिलवाते? आप इतने कमज़ोर क्यों हैं? आपके सही मुल्क कह का रहे हैं। कानून, आपकी पुलिस जो है, आपकी प्रोसिक्यूशन जो है, वो क्यों इतनी कमज़ोर है कि एक क्रिमिनल है, आपके पास एविडेंस भी है, आप कहते हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है, हमारे पास गवाह मौजूद है, हमारे शूटर्स पास हैं जिन्होंने मारा। वो शूटर्स हैं जिन्होंने मारा है, वो कैद हैं, उनको जो अपना उम्र कैद हुई हुई है शूटर्स को, वो जेलों में है अभी तक, हर चीज़ आपके इलम में है, तो यार आप उसको सज़ा नहीं दिलवा सकते? जिसने सरेंडर भी कर जिसने दिया था। सरेंडर भी किया, आके बेल करवाई है, उसको आपने अरेस्ट भी किया, जेल में भी रहा है वो, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा आपने उसको अरेस्ट किया, तो आप उनको सज़ा क्यों नहीं दिलवाते यार? आपके पास यही तरीका है कि कोई बंदा किसी भी इसमें इन्वॉल्व है, कि दुश्मनदार है कोई है, आपके पास ये तरीका है कि यार उसको उठा के साथियों की फायरिंग से मरवा दिया। यार ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये कब तक चलेगा यार? आखिर कुदरत का भी तो निज़ाम है ना, वो भी तो, उसकी ज़ात भी तो ऊपर बैठी हुई है ना। तो मैं तो देखें, बद दुआएं देने वाले लोग बड़े होते हैं, और मैं ज़िंदगी में हमेशा बद दुआ से डरता हूँ अली। मैं आपको बताऊँ, कोई ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसकी रुकावट नहीं होती अगर इसने ऊपर जाना हो। देखिए बददुआएं तो आपको भी मिलती होंगी यार सीसीबी के देखें, अगेंस्ट जिस तरह से बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं देखें अली, मैं अब तक कोई आपको, थ्रेट वगैरह कोई इस तरह के आते हैं? अली क्योंकि मैं, लोग तो कहते हैं यार देखें मेरी बात सुने, कि हाथ होला रखे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसने वो जो है एक वो आपका टिकटॉकर काशिफ टिकटॉकर ज़मीर। है, वो क्या काशिफ ज़मीर नाम है उसका, उसने जो एक वीडियो बयान किया था, पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे जिक्र भी किया था उस हवाले से। देखें यार, एक तो मैं किसी के कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मुझे एक चीज़ लगती है कि यार ये गलत है तो उसके मुतल्लिक बात करनी चाहिए, ठीक है। बात मेरी किसी के साथ कोई ज़ाती तो अनाद किसी के साथ कोई नहीं है, ठीक है। मेरे मुतल्लक सबको पता है मेरा करैक्टर क्या है, मैं क्या हूँ, सब जानते हैं इसके मुतल्लक। मेरे में ये नहीं कि मैं दूध का धुला नहीं हूँ, गलतियाँ खामियाँ मेरे अंदर भी होंगी, बहुत सी होंगी गलतियाँ खामियाँ, लेकिन मैं जो यहाँ पर बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म करता हूँ, मैं अपने वीलॉग करता हूँ, मैं उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा आके मुझे ये क्लेम करे कि यार ये तुमने अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए, किसी फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए तुमने ये किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ। और वैसे भी आप पॉलिसी के ऊपर तनकीद करते हैं, आप देखिए, किसी मैं जाती शख्स पर किसी तनकीद ज़ाती नहीं शख्स पे करते। मैंने कभी भी तनकीद नहीं की यार। देखें, मैं आपको वेरी सिंपल, मेरे साथ एक वारदात हो जाती है, मेरे घर में कोई डाकू घुस आते हैं, मेरे घर में ख़वातीन, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें मौजूद हैं, ठीक है। वो डाकू आके उनको गन पॉइंट पर उनके साथ बदतमीज़ी करें, ठीक है, उनके साथ दस्त दराजी करें, उनको गालियाँ निकालें, तो अली मेरे अंदर घुस के कोई बंदा ये नहीं देख सकता कि मेरा उस वक्त क्या दिल कर रहा है। मेरे बस में अगर उस वक्त हो तो मैं उन लोगों की गर्दनें उतार दूं जिन लोगों ने ये किया। ये मेरे अलावा किसी के साथ भी हो, उसके जज्बात यही होंगे। और ये करने वाले लोग जो घरों में किसी की ना इज्जत रखते हैं, ना इज्जत छोड़ते हैं, और जो इस तरह से लूटमार करते हैं, मैं कभी भी उनको ना सपोर्ट किया है और ना मैं कभी उनके हक में होता हूँ। ऐसे लोगों को ऐसे नासूर माशरे में होते हैं, और इनका माशरे में रहना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता। मैंने हमेशा से ये बात की है, ठीक है। अब जो कोई गलत काम है, एक चीज़ आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो, आपको नज़र आ रहा है कि यार ये एक काम गलत हुआ है, तो उस पर तनकीद करना हमारा हक है, हमें करनी भी चाहिए, और तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए कि इस किस्म के काम करने वाले 1, 2, 4, 5 लोग महकमे में होंगे, उनकी वजह से पूरा महकमा जो है वो बदनाम होता है। सवाल किस पे उठता है? जिसके अंडर वो महकमा हो, जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरा महकमा, सवाल उसकी ज़ात पे उठता है, ठीक है। मैं सुहेल जफ़र चट्ठा साहब की बात कर रहा हूँ, वो एडिशनल आईजी हैं सीसीडी के। अब सीसीडी के हवाले से जो तनकीद होती है, अब उसका जवाब तो सुहेल जफ़र चट्ठा साहब नहीं देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। उनको ये चाहिए कि जो जो भी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आती हैं,
अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर जो पुलिस एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो पुलिस कर रही है, ये नहीं होना चाहिए कि वो अपना घून के साथ गेहूं तो पीसी जाता है। यही मिसाल है ना मेरे ख्याल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट उस पर क्वेश्चन मार्क आए, आपकी ज़ात पे क्वेश्चन मार्क आए, तो उन लोगों को निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए, उन लोगों को फिक्स करना चाहिए जो आपकी बदनामी का बायस बने, जो महकमे की बदनामी का बायस बने। तो ये ऐसे ही लोगों ने ना एक देखा, एक मुखालफत बराए मुखालफत भी होती है। ठीक है, मेरे कुछ 4 दोस्त अच्छे हैं, मेरे मुतालिक अच्छा बयान करते हैं, कुछ 2 जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ भी बात करते होंगे। तो जो ख़िलाफ़ बात करते होंगे वो यही कहते होंगे कि जी बस सीसीडी के ख़िलाफ़ बोलता है या सीसीडी के अगेंस्ट बात करता है। तो यार सीसीडी के अगेंस्ट बात करना मेरा मकसद कत्तन नहीं है, और ना आपके साथ ही बैठ के कितनी दफ़ा किए हैं यार, कितनी मैंने सीसीडी के ख़िलाफ़ अपना बात की है। देखें, कोई पॉलिसी होती है, कोई केस होता है, उस हवाले से हम डिस्कस ज़रूर करते हैं कि यार कोई एजेंडा नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता। अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए हम ये बात नहीं करते यहाँ पर बैठकर कि जी हमारा कोई ज़ाती मफाद होगा, या कोई बता दे कि जी कोई आज तक सीसीडी वाला कोई बता दे, या कोई और बता दे आके मुझे कि मैं फ़लाँ बंदे के पास किसी काम गया हूँ, कोई बंदा छुड़वाने गया हूँ और किसी मैटर के लिए गया हूँ, उन्होंने मेरा काम नहीं किया तो मैंने आके पॉडकास्ट कर दिया, वीलॉग कर दिया, या कोई खबर दे दी। कोई बंदा आके कह दे मुझे। हमारा यार ये मिजाज ही नहीं है, हमारी ये तरबियत ही नहीं है। हमने ये 30-32 साल में हमने ये कुछ नहीं किया, तो अब हमने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आके ये काम करने हैं हमने। तो बाकी अल्लाह ताला खैर रखे इस मुल्क की भी, इस शहर की भी, इस सूबे की भी। तो बाकी मामला जो है वो लोगों को देखने चाहिए, जहाँ जहाँ कोई ख़राबी हो उसको दूर करना चाहिए इनको, ताकि लोगों में इनकी पजीराई हो और इनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो इनकी, और एक इनका एक अच्छा मुकाम हो उस हवाले से। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप अगले पॉडकास्ट में किसी किरदार की कहानी या कोई केस जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।